नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अरावली, जिससे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यहां तक कि दिल्ली की रायसीना हिल का अस्तित्व है। क्या उसी अरावली के अस्तित्व को मिटाने की साजिश रची जा रही है? क्या सच में 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद अरावली का भविष्य तय हो चुका है? क्या सच में 100 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की हिल को ही अरावली माना जाएगा? बाकी क्या सच में अरावली नहीं है? सोशल मीडिया पर सेव अरावली कैंपेन चल रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि अरावली को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर समर्थन बढ़ रहा है। हम सब उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये भावना अरावली को बचाने से जुड़ी है। लेकिन क्या सच में अरावली खतरे में है, या फिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर आया उसको समझने में गलती की गई है, या फिर पूरा समझने की कोशिश अधूरी है? आखिर अरावली की ऊंचाई 100 मीटर ही क्यों तय की गई? इससे छोटी पहाड़ियों का क्या होगा? दो पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर तक होने का मतलब क्या है? और कंटूर लाइन के साथ साथ लोकल रिलीफ का सिद्धांत क्या है? अगर आपको सच में अरावली के मुद्दे को समझना है तो पुराना नियम बनाम नया नियम समझना होगा, और समझना होगा कि इस फैसले के बाद यह सच में अरावली के अस्तित्व को खतरा है। क्योंकि समझ लीजिए, अरावली थी, अरावली है और अरावली रहेगी। क्योंकि अगर अरावली नहीं रही तो राजस्थान नहीं, दिल्ली नहीं। अब मान लीजिए, अरावली को समझने के लिए आपको अरबों साल पहले जाना पड़ेगा, लेकिन इस केस को समझने के लिए कुछ दशक पीछे चलते हैं। जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह केस कब पहुंचा, क्यों पहुंचा, और क्या वाकई में शुरुआती फेज में यह अरावली को लेकर था या नहीं था। शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि केस जो था वो था TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी जो रिट पिटिशन नंबर थी वो थी 202/1995। मकसद था अरावली हिल्स और रेंज को परिभाषित करना। 30 सालों से यह मामला कोर्ट में चल रहा है, 30 सालों से। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कहा जा रहा है कि अरावली खतरे में है? क्योंकि जो हुआ है वो तो 30 सालों से डिमांड थी, और ये नीलगिरी से शुरू होता हुआ अरावली तक पहुंचा है। और जो गोदावर्मन है, उन्हें ग्रीन मैन कहा जाता है। नीलगिरी क्षेत्र में दरअसल उस दौर में अवैध कटाई हो रही थी, जंगलों की तबाही हो रही थी, और उसके रोकने के लिए याचिका में चंदन की लकड़ी के जंगलों के विनाश पर चिंता जाहिर की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे देश के जंगलों की रक्षा से जोड़कर बड़ा रूप दे दिया, जिसका हिस्सा अरावली भी हो गया। लेकिन अरावली की जो केस की टाइमलाइन है उसको भी एक बार समझिए, क्योंकि ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि अरावली थी, है और रहेगी। और जो फैसला है वो अरावली के संरक्षण के लिए है या अरावली के विध्वंस के लिए है, ये आपको इस प्रोग्राम में बखूबी समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले जरा इस पूरे केस की टाइमलाइन समझिए, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पर सेव अरावली कैंपेन चल रहे हैं और प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं। साल 1995 मूल याचिका दायर की गई, जो वनों की सुरक्षा पर केंद्रित थी। साल 2009 हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में माइनिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। जनवरी 2024 कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC से अरावली की क्लासिफिकेशन पर रिपोर्ट मांगी 2024 में। मार्च 2024 में CEC ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मैपिंग और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी। मई 2024 में कोर्ट ने अरावली में नई माइनिंग लीज और रिन्यूअल पर रोक लगा दी और एक कमेटी गठित की, जो अरावली की यूनिफॉर्म डेफिनेशन तय करे। यह कोर्ट ने तय करने के लिए कहा कि एक ऐसी यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए जिससे अरावली तय हो पाए। और इसी के आधार पर अक्टूबर 2025 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें 100 मीटर ऊंचाई वाली हिल्स को अरावली हिल्स माना गया है। अब ये 100 मीटर की ऊंचाई का फॉर्मूला कहां से आया,
यह भी आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को स्वीकार किया और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी थी। अब जरा समझ लीजिए कि इस अरावली पर सोशल मीडिया क्या कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। और आज इस प्रोग्राम में हम वही समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर जो चिंता है वो चिंता आज नहीं, वो हमेशा होनी चाहिए। हमें पर्यावरण के प्रति सचेत होना चाहिए और अगर एक भी कंफ्यूजन है, एक भी दुविधा है तो उस पर खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है तो ही हम हैं, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर क्या तर्क है कि जो नया फैसला है उससे 90% अरावली खत्म हो जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट अरावली पर्वत संरक्षित होगा, यह कह रहा है। सोशल मीडिया का तर्क क्या है? अरावली का खनन तेजी से बढ़ेगा इस नए फैसले के बाद, जबकि नए खनन पर पूर्ण तरीके से रोक है। कोई नई लीज नहीं दी जाएगी, बाकायदा उसके लिए पहले कानून बनेंगे और लीज देने से पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा खनन माफिया पनप जाएंगे, जबकि यह सारा का सारा खेल अर्बन प्लानिंग कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसका माइनिंग से लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। और राजस्थान के तर्क में समझ लीजिए, जितनी अरावली की पर्वतमाला है उनका महज 0.3% में माइनिंग हो रही है। तो क्या वाकई में इसका खनन से कोई लेना देना है? इसका अर्बन डेवलपमेंट से लेना देना है। और यह केस भी हरियाणा और फरीदाबाद के केस में ज्यादा तार्किक नजर आता है। छोटी पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि भाई 100 मीटर से नीचे के अगर है तो उनको अरावली नहीं माना गया। ऐसा नहीं है। छोटी पहाड़ियां पर्वतमाला का हिस्सा होंगी, यानी कि वो अरावली हिल्स नहीं होगी, लेकिन अरावली पर्वतमाला का हिस्सा होगी। इन दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। और अरावली पर्वतमाला को स्पष्ट करने के लिए बाकायदा कमेटी गठित की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ नियम तय किए गए हैं। उन नियमों के आधार पर क्या है और सरकार की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या था? दरअसल अरावली जिले में कोई भी भू आकृति को अपने स्थानीय आधार से 100 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली हो, उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। इसमें हिलटॉप, ढलान, फुट हिल्स और सहायक भू आकृतियां शामिल हैं। स्थानीय आधार की गणना सबसे निचले कंटूर लाइन से की जाएगी, जो पूरी आकृति को घेरती हो, या अधिक ऐसी हिल्स जो एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के अंदर हो। बाहरी कंटूर से मापी जाएगी, जिसे मिलाकर अरावली रेंज माना जाएगा। और इससे रेंज की निरंतरता और पारिस्थितिक एकता को ध्यान में रखा गया है। इसको जरा ऐसे समझिए, हमारे सामने 2 हिल्स हैं जो बड़ी बड़ी हिल्स हैं, एक ये हिल्स और दूसरी ये हिल्स। अगर इनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है तो यह अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। अब इसके बीच में हमने 3 छोटी छोटी हिल्स भी दी हैं। अगर इन 2 बड़ी हिल्स के बीच की दूरी अगर 500 मीटर है तो भी ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। अगर एक बड़ी हिल से छोटी हिल्स के बीच की दूरी 500 मीटर है तो भी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। अगर इस हिल से इससे नजदीक की 500 मीटर की दूरी पर है तो भी ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, बेशक इनकी ऊंचाई 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 40 मीटर ही क्यों ना हो। और छोड़िए, अगर ये 5 मीटर की है तो भी अरावली हिल्स का हिस्सा है। इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। जो कहा जा रहा है ना कि 100 मीटर होगी तो ही अरावली होगी, ऐसा नहीं है। अगर 100 मीटर की अरावली से उनके आसपास की 500 मीटर तक की दूरी में मौजूद 10, 5, 20, 25, 50 कितने भी मीटर की हो, वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा होंगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि विवाद कैसे शुरू हो गया, ये कंफ्यूजन कैसे शुरू हो गई? इसको समझने के लिए आपको 2010 वर्सेस 2025 की रिपोर्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले एफएसआई 2010 की रिपोर्ट देश के अंदर लागू थी और फिलहाल MOEFCC की रिपोर्ट देश के अंदर लागू करने की बात हो रही है। जरा इनको भी समझिए कि जो विवाद पूरा का पूरा शुरू हुआ है वो एफएसआई 2010 वर्सेस MOEFC 2025, जिसमें एफएसआई है, GSI और CEC है। अब जरा इनको एक एक करके समझ लीजिए। इसमें जो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनमें पर्यावरण डिपार्टमेंट है, इनमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिनके क्लियरेंस और उनके फॉर्मूले के आधार पर ही यह तय किया गया है। और जो एफएसआई ने अरावली हिल्स पर अपनी रिपोर्ट दी थी जो 2010 की थी,
उसमें मुख्य तौर पर 4 पैरामीटर्स थे जिसके आधार पर अरावली तय हो रही थी या कोई भी पर्वत है या नहीं यह तय हो रहा था। उसमें जो सबसे पहला था वो क्या था? उसमें सबसे पहला था कि जो स्लोप यानी कि ढलान वो 3 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। जहां ढलान 3 डिग्री से ज्यादा हो वो हिल्स का हिस्सा होगा, यह अभी तक माना जा रहा था। और यह मापदंड अरावली की ज्यादातर छोटी बड़ी पहाड़ियों को कवर करता था, क्योंकि अरावली की औसत ढलान कम होने के बावजूद कई क्षेत्रों में 3 डिग्री से ज्यादा थी और इससे 40% अरावली संरक्षित थी। आप सोचिए, इससे भी सिर्फ 40% संरक्षित थी, 60% इससे भी खतरे में थी। दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला था फुट हिल्स बफर, जो कि 100 मीटर के आसपास था। हिल के नीचे की तरफ एक यूनिफॉर्म 100 मीटर चौड़ा बफर जोन शामिल किया जाता था। यह बफर हिल की आधारभूत सुरक्षा के लिए था, ताकि अगर खनन हो या निर्माण हो तो उससे उस पर्वत की जड़ें प्रभावित ना हो। यह दूसरा फॉर्मूला था। इसमें तीसरा पैरामीटर क्या था? इसमें तीसरा पैरामीटर था इंटर हिल डिस्टेंस या वैली विड्थ 500 मीटर के आसपास। दो पहाड़ियों के बीच की दूरी या घाटी की चौड़ाई 500 मीटर से कम हो तो उन्हें एक ही रेंज का हिस्सा माना जाता है। इससे अरावली की निरंतरता सुनिश्चित होती थी। यह अभी भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और जो चौथा पैरामीटर था वो क्या था? एनक्लोज्ड एरिया, यानी इन मापदंडों से घिरी पूरी भूमि, लोएस्ट कॉन्टूर लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें हिलटॉप भी होगा, ढलान भी होगी, फुटहिल्स भी होगा, सहायक भूमि शामिल होगी, उसे अरावली हिल्स और रेंज का हिस्सा माना जाता था, भले ही कुछ हिस्सों की ढलान कम ही क्यों ना हो। इसका मतलब यह कि मानकर चलिए अगर यह अरावली हिल है तो इसके जो बिल्कुल नीचे का जो एरिया है उसे कॉन्टोर लाइन कहेंगे। उस कॉन्टोर लाइन से उसकी पूरी परिभाषा को तय किया जा रहा था कि वहां से तय होगा कि कितनी ऊंचाई इसकी है। लेकिन जो 3 डिग्री ढलान वाला सिद्धांत था उसे 100 मीटर की ऊंचाई वाले सिद्धांत में क्यों बदला गया? दरअसल इसके पीछे एक शब्द आएगा या कहें कि एक नाम आएगा। वो नाम है रिचर्ड मर्फी। क्योंकि रिचर्ड मर्फी का सिद्धांत है और उसके साथ ये अरावली कैसे जुड़ गई जरा समझिए। क्योंकि किसी भू आकृति को हिल यानी कि पहाड़ी तब माना जाता है मर्फी सिद्धांत के हिसाब से जब वो अपने आसपास के स्थानीय आधार से कम 100 मीटर की ऊंचाई पर हो। अगर किसी पहाड़ी का शिखर 315 मीटर ऊंचा है और आसपास का आधार क्षेत्र 215 मीटर पर है तो उसकी सापेक्ष ऊंचाई जो होगी वो 100 मीटर के आसपास होगी और उसे हिल माना जाएगा। यह विधि वैज्ञानिक रूप से ठोस मानी जाती है क्योंकि यह पहाड़ी की वास्तविक ऊंचाई को उसके स्थानीय संदर्भ में नापती है, न कि समुद्र तल से निरपेक्ष ऊंचाई। इससे पारदर्शिता आती है। और कमाल की बात देखिए, 2003 में राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने अरावली पहाड़ियों की मैपिंग के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया था और इसमें 100 मीटर सापेक्ष ऊंचाई वाली पहाड़ियों को चिन्हित किया गया था। यानी राजस्थान में वर्तमान में मौजूद है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां कितनी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की एक समान परिभाषा तय करने के लिए समिति जो गठित की गई, राज्य सरकारों की चर्चाओं से इस विधि को आधार बनाया गया। यानी समझ लीजिए अकेला राजस्थान नहीं, इसमें हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तीनों शामिल हैं और तीनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ यह कहा है कि हां, इस फॉर्मूले के साथ हम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल है क्या वाकई में वर्तमान केंद्र सरकार अरावली का दोहन करना चाहती है? सोशल मीडिया पर क्योंकि कहा जा रहा है कि अरावली को खत्म करना का यह फॉर्मूला है। अब जरा सोचिए, अगर अरावली को खत्म करना होता तो फिर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्यों आता? जरा इस पर गौर फरमाइए। यह केंद्र सरकार लेकर आई अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि 2025 में इस फॉर्मूले को लाया गया या कहीं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अब इस प्रोजेक्ट को जरा गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लॉन्च किया था इसे। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अरावली के चारों तरफ, किसके? अरावली के चारों तरफ 5 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाकर हरित आवरण बढ़ाना है, मरुस्थलीकरण को रोकना है, जैव विविधता को बढ़ाना है और कार्बन सिंक बनाना है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों में 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बनाना है। थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकना है,
भूजल रिचार्ज करना है, प्रदूषण कम करना है और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। यह दरअसल अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। आप सोचिए, अभी तक हम किस बफर जोन की बात कर रहे थे अरावली के आसपास? सिर्फ 100 मीटर के बफर जोन की, सिर्फ 100 मीटर के। जबकि यह प्रोजेक्ट क्या है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसमें 5 किलोमीटर का बफर जोन है। तो क्या यह अरावली के संरक्षण के लिए है या अरावली को विध्वंस करने के लिए? आप तय कीजिए। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट, जरा उस पर भी गौर फरमाइए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट है अरावली लैंडस्केप रिस्टोरेशन एक्शन प्लान 2025 और यह प्लान अरावली पर्वत श्रृंखला की पारिस्थितिक अखंडता को बहाल करने का एक विस्तृत रोड मैप है। उसको खंड खंड करने का नहीं, उसकी अखंडता को बहाल करने का एक विस्तृत रोड मैप है और यह अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का आधारभूत हिस्सा है। इसका मकसद अरावली की जैव विविधता को पुनर्जीवित करना, थार मरुस्थल के पूर्व की तरफ विस्तार को नियंत्रित करना, अरावली को उत्तर भारत की ग्रीन बैरियर के रूप में मजबूत करना, ताकि प्रदूषण, धूल भरी आंधियां और पर्यावरण असंतुलन रोका जा सके। अब सोचिए, 2000 करोड़ से ज्यादा इस प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज में और 20,000 करोड़ से ऊपर का यह प्रोजेक्ट है जो अरावली को खंड खंड होने से बचाने के लिए, अखंड बनाने के लिए, और उसके बफर जोन जो अभी तक 100 मीटर का था उसे 5 किलोमीटर का बफर जोन किया गया है। और इसके साथ अरावली को परिभाषित करके अरावली पर्वतमाला को कैसे एक स्ट्रक्चरली डिफाइन किया जाए, उस पर काम हो रहा है। और वो काम क्यों हो रहा है? क्योंकि अरावली हमारे इतिहास का हिस्सा है, वो हमारे वर्तमान का हिस्सा है, वो हमारे भविष्य का हिस्सा है। और ये इतिहास 100, 200, 500 साल पुराना नहीं है। जरा अपनी अरावली को समझ लीजिए कि अरावली अपनी है क्या। इसकी उत्पत्ति को जरा देखिए, 2.5 अरब साल पुरानी उत्पत्ति है इसकी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे पहले से अरावली पर्वतमाला है। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 692 किलोमीटर की लंबाई है, जो रायसीना हिल से गुजरात तक जाती है। इसका जो राजस्थान में हिस्सा है वो 550 किलोमीटर है, यानी कि 80% राजस्थान के अंदर है। बाकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा है और दिल्ली। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो 1727 मीटर गुरु शिखर है। यह समुद्र तल से ऊंचाई है, लेकिन 80% इसका राजस्थान के अंदर है, 80%। और इसलिए राजस्थान अरावली को लेकर क्या सोचता है, इसको समझने की जरूरत है। और जो 80% है, क्या वाकई में इसका दोहन हो सकता है? और 5 किलोमीटर के ग्रीन कॉरिडोर के बाद, बफर जोन के बाद, क्या इसका दोहन हो सकता है? इसको समझने के लिए जरा यह भी समझ लीजिए कि राजस्थान के लिए अरावली का मतलब क्या है और अरावली की गोद में क्या क्या है। सबसे पहले जरा देखिए, एक एक करके शुरू करते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं राजस्थान के अंदर? यहां से आपको पता चलेगा कि राजस्थान के लिए अरावली का मतलब क्या है। साल 2021 के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व 16 थे, 2025 तक 37 हो गए हैं। अब सोचिए जरा, अगर वाकई में अरावली को खत्म करने का प्लान होता, अरावली को खंडित करने का प्लान होता, अरावली का दोहन करने का प्लान होता, तो कंजर्वेशन रिजर्व नहीं बढ़ाए जाते। बीते 4 सालों में, सिर्फ 4 सालों में रिजर्व एरिया जो है वो 30,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। यानी कि 4 सालों में 21 कंजर्वेशन रिजर्व बन गए, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के दायरे में है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के दायरे में है। और वाइल्ड लाइफ एक्ट का मतलब क्या है आप जानते हैं? वाइल्ड लाइफ एक्ट का मतलब है ना रोड बन सकते हैं, ना मकान बन सकते हैं, ना उद्योग स्थापित हो सकते हैं, ना कोई नया कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब अगर वाकई में अरावली को खत्म करने का प्लान होता तो 21 कंजर्वेशन प्लान एरिया क्यों बढ़ाए जाते? 30,000 वर्ग किलोमीटर और ज्यादा संरक्षित कर दिया गया है कंजर्वेशन रिजर्व बनाकर। यह राजस्थान के अंदर हुआ है। इसके अलावा अरावली की गोद में टाइगर रिजर्व कितने हैं, जरा इसको भी देखिए और इसको आप खुद कैलकुलेट करते जाइएगा साथ के साथ। 2020 में 3 टाइगर रिजर्व थे, 2025 में 5 हो गए हैं, 2 नए टाइगर रिजर्व बन गए। इसका मतलब यह कि 3,000 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है अरावली का वो कंजर्व हो गया है, वो संरक्षित हो गया है। 30,000
कंजर्वेशन रिजर्व के जरिए 3000 वर्ग किलोमीटर टाइगर रिजर्व के जरिए संरक्षित हो गया है। इसके अलावा जरा देखिए लेपर्ड रिजर्व कितने हैं राजस्थान के अंदर, जिसके जरिए और एरिया जो संरक्षित राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। लेपर्ड रिजर्व जो है वो जयपुर के अंदर झालाना है, आमागढ़ है, पीपाड़गढ़ है, जबकि गंगा भैरव घाटी पुष्कर के अंदर है, अमरक महादेव उदयपुर के अंदर है और जवाई पाली के अंदर है। ये बाकायदा लेपर्ड रिजर्व है जो राजस्थान के अंदर, और इनके जरिए भी अरावली संरक्षित हुई है। अरावली की गोद में 4 बड़े हिल फोर्ट्स भी हैं जो कि विश्व विरासत है। वो कौन कौन से हैं जरा इन्हें भी देखिए। जहां से संरक्षित है हमारी अरावली, संपूर्ण रूप से संरक्षित है। उनमें आमेर का किला है, रणथंभौर का किला है, चित्तौड़ का किला है और कुंभलगढ़ का किला है। यह भी अरावली की ही गोद में है। अब जरा ये देख लीजिए प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं जो अरावली की गोद में है, इनको भी एक बार देखिए। जो अरावली की गोद के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है उनमें एक लिंगजी मंदिर उदयपुर का है, करणी माता उदयपुर का है, श्रीनाथ जी राजसमंद का है, गुरु शिखर माउंट आबू का है, पांडुपोल हनुमान जी अलवर का है, आमेर शिला माता जयपुर का है, गलता जी जयपुर का है। ये सब भी अरावली के अंदर ही है। अब सोचिए जरा, अरावली को संरक्षित करने के लिए राजस्थान ने बहुत कोशिश की है। प्रसिद्ध झीलें कौन कौन सी हैं जो अरावली की गोद में है, ये भी देखिए। अरावली की गोद के अंदर जो प्रसिद्ध झीलें हैं उनके अंदर नक्की झील माउंट आबू, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, गुलाब सागर उदयपुर के अंदर, कायलाना, फतेह सागर, लाल सागर जोधपुर के अंदर, मान सागर, जय महल जयपुर के अंदर, आना सागर, पुष्कर, फाय सागर अजमेर के अंदर, सामर झील, शर्मिष्ठा सरोवर, देवयानी सरोवर जयपुर के अंदर, सिलीसेठ झील अलवर के अंदर। ये सब भी अरावली पर्वतमाला की ही गोद में है। और अरावली पर्वतमाला से लाखों कंठों की प्यास भी बुझती है। अरावली से नदियां निकलती हैं जो राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है। जरा उनको भी एक बार नजर डालिए कि जो नदियां हैं वो लूनी नदी है जो कि अजमेर के पास नाग पहाड़ी से निकलती है, बनास नदी है जो राजसमंद के खमनोर पहाड़ी से निकलती है, वाकल साबरमती है जो उदयपुर में अरावली पहाड़ियों से निकलती है, बेड़च है जो कि उदयपुर में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा सुकड़ी है, खारी है, कोठारी है। ये छोटी नदियां भी अरावली से ही निकलती हैं और इनके जरिए संपूर्ण रूप से अरावली संरक्षित है। वो अखंड है और उसका अखंड होना इसलिए भी जरूरी है कि चलते चलते जरा ये भी देख लीजिए कि जो 80% अरावली राजस्थान का हिस्सा है वो कितने जिलों को कवर करती है। एक नजर इस पर भी डाल लीजिए। अरावली 15 जिलों को कवर करती है। 15 जिले राजस्थान के, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरगढ़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये 15 जिले हैं जिनके अंदर अरावली की पहाड़ियां फैली हुई हैं। इसलिए कुछ भी कहने से पहले जरा गंभीरता से सोचिए, क्या वाकई में अरावली को खत्म करने के बारे में कोई सोच भी सकता है? और इसको पढ़िए जरा कि जो 100 मीटर की ऊंचाई का फॉर्मूला तय किया गया है, यह अरावली को खत्म करने के लिए या अरावली को संरक्षित करने के लिए किया गया है। जो बफर जोन 5 किलोमीटर का दोनों साइड बनाया गया है कॉरिडोर के जरिए, वो अरावली को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है या उसको विखंडित करने के लिए किया जा रहा है? और जो 500 मीटर के दायरे के छोटे से छोटे हिल्स को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा बनाया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? और क्या वाकई में इसका असर उस अर्बन डेवलपमेंट से कनेक्ट है जो इस वक्त हरियाणा और फरीदाबाद के अंदर है? क्योंकि असली इंपैक्ट इसका वहीं पर है। इसलिए हम व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो 2 काम किए हैं। एक, अरावली की हिल्स और अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने की कोशिश की है और इसको हमें समझने की जरूरत है। दूसरा, इससे अगर कोई कनेक्शन है तो वो अर्बन डेवलपमेंट से है, माइनिंग और खनन से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण रोक है और कोई भी अगर अगली लीज होगी तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के साथ होगी और उससे पहले नियम बनाने के लिए कमेटी बना दी गई है। तीसरा, अरावली अगर नहीं है तो मान लीजिए राजस्थान नहीं है
अरावली अगर नहीं है तो मान लीजिए दिल्ली नहीं है, रायसीना हिल्स नहीं है जहां राष्ट्रपति भवन है। और जो दिल्ली इस वक्त AQI 400-500 के बीच है, अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली के अंदर AQI कितना होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए अरावली को बचाने का यह प्लान, जिसमें अरावली और मजबूत हो और विखंडित होने से बचे और एक अखंड स्वरूप में आए, क्योंकि अरावली है, अरावली थी, अरावली रहेगी और अरावली के साथ ही हमारा अस्तित्व रहेगा। इसलिए पढ़िए, समझिए और फिर कहिए, क्योंकि आपका हर एक शब्द आपकी चिंता के साथ साथ दूसरों को एक ऐसी जानकारी भी देता है जो शायद संपूर्ण होने से ज्यादा अधूरी नजर आती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।